मैं प्रोफेसर राजमुनि, हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषा विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी। प्रिय विद्यार्थियों, यह वीडियो जो मैं बना रहा हूँ वह स्नातक, स्नातकोत्तर, पीएचडी और एमफिल एवं अन्य विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज मैं आपसे यहाँ चर्चा करूँगा आत्मकथा की अवधारणा और तुलसीराम की मुर्दइया के विषय में। तो तुलसीराम की मुर्दइया के विषय में बात करने से पहले बात कर लेते हैं कि आत्मकथा की अवधारणा क्या है। आत्मकथा का सीधा सा अर्थ है अपने बारे में कही हुई कथा, यानी जो व्यक्ति या जो साहित्यकार अपने विषय में, अपने जीवन के विषय में स्वयं कहता है उसे हम आत्मकथा कह सकते हैं। यह उपन्यास की तरह भी हो सकती है, यह लघु कथा की तरह भी हो सकती है। और यह जो आत्मकथा शब्द है इसको अंग्रेजी में ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। ऑटोबायोग्राफी या पलट के भी कह सकते हैं कि यह आत्मकथा जो शब्द है ऑटोबायोग्राफी शब्द का हिंदी अनुवाद है। अब आत्मकथा जो किसी लेखक की अपने स्वयं की जीवन की कथा होती है, इस विधा से संबंधित या आप कहेंगे इसके बहुत करीब एक और विधा होती है संस्मरण। कुछ विद्वानों ने यह माना है कि संस्मरण और आत्मकथा में कुछ फर्क होता है। संस्मरण में क्या होता है कि जो लेखक होता है वो तत्कालीन समाज की विभिन्न परिस्थितियों और घटनाओं को शामिल करता है उसमें, संस्मरण में। लेकिन वहां ध्यान देना यह है आपको कि संस्मरण में वो घटनाएं, वो परिस्थितियां चाहे जो हो, वह उसके संस्मरण के मूल केंद्र में होती हैं। और आत्मकथा की बात कर रहे हैं, आत्मकथा में लेखक स्वयं उस आत्मकथा के केंद्र में होता है। तो यह फर्क है। और सबसे बड़ी बात है कि आत्मकथा में जीवन की सच्चाई होती है। जो आत्मकथा लेखक के चारों तरफ घूमती है, उस आत्मकथा में लेखक के जीवन की सच्चाई बयां होती है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि आत्मकथा का अर्थ है किसी व्यक्ति के द्वारा अपने जीवन की सच्ची कथा लिखना, है ना। तो हिंदी में या अंग्रेजी में या अन्य भारतीय एवं विदेशी भाषाओं में अनेक आत्मकथाएं लिखी गई हैं। अब हम देख लेते हैं कि इसका महत्व क्या है। तो जाहिर सी बात है कि हिंदी साहित्य की हर विधा का कोई न कोई महत्व है, तो आत्मकथा का भी महत्व होगा। आत्मकथा के द्वारा अपने गुजरे हुए जीवन का बहुत विस्तृत रूप में वर्णन करता है लेखक। और उद्देश्य की अगर बात करें आप, तो अपने जीवन की सच्चाई के द्वारा भोगी हुई वास्तविक दास्तां इस आत्मकथा में बयां होती है। तो ये क्लियर हुआ कि आत्मकथा है क्या, आत्मकथा किसे कहते हैं, आत्मकथा और संस्मरण में क्या फर्क है। अब बताते हैं कि अंग्रेजी में अगर देखा जाए तो सबसे पहली जो आत्मकथा आई थी वो बुक ऑफ मार्गरी कैंपे है। यह सन 1438 ईस्वी में आई थी। और हिंदी की पहली आत्मकथा मानी जाती है बनारसी दास जैन की अर्धकथा। ये 1641 ईस्वी में आई थी। तो अब इसमें क्या है कि जो आत्मकथा है इसमें मुख्य रूप से 2-3 चीजें बहुत ध्यान देने की हैं। सबसे पहली है इसमें आत्मनिरीक्षण होता है। इसमें आत्मज्ञान के उद्देश्य से यह लिखी जाती है। यानी आत्मकथा जो लेखक लिखता है वो आत्मज्ञान और आत्मनिरीक्षण के उद्देश्य से। यह अलग बात है कि आत्मकथा व्यक्तिगत होते हुए भी सामाजिक हो जाती है, क्योंकि व्यक्तिगत जीवन ही सामाजिक जीवन में परिवर्तित होता है, या आप कह सकते हैं कि व्यक्ति से ही समाज का निर्माण होता है। अब बात कर लेते हैं कि आपसे कि आत्मकथा के संबंध में भारतीय विद्वानों के कुछ मत हैं कि भाई आत्मकथा है क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं हरिवंश राय बच्चन जी की। तो हरिवंश राय बच्चन जी का मानना है कि भाई आत्मकथा लेखन की वह विधा है जिसमें लेखक ईमानदारी के साथ आत्मनिरीक्षण करता है और अपने देश एवं परिस्थिति से सामंजस्य या संघर्ष करता हुआ अपने को विकसित करता है। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि इसमें लेखक अपने जीवन के
खट्टे मीठे, उजाले अंधेरे, सुख दुख, साधारण असाधारण पहलुओं पर एक दृष्टि डालता है। डॉक्टर कुसुम अंसल कहती हैं कि आत्मकथा लिखना संसार चक्र में फंसे अपने अस्तित्व की डोर को उधेड़ लेने का साहित्यिक प्रयास है आत्मकथा। डॉक्टर शांति खन्ना का मानना है कि आत्मकथा का नायक लेखक स्वयं होता है, जिसमें वह अपने जीवन की महत्वपूर्ण घटना का वर्णन करता है। यह लेखक आत्मविश्लेषण की दृष्टि से लिखता है, यानी जो आत्म विश्लेषण की दृष्टि से लिखी जाती है वो आत्मकथा होती है। डॉक्टर साधना अग्रवाल का मानना है कि आत्मकथा की शर्त है ईमानदारी से सत्य के पक्ष में खड़े होकर अपनी सफलता और असफलता का निर्ममता पूर्वक पोस्टमार्टम करना। यानी कोई डॉक्टर जैसे किसी मुर्दे का पोस्टमार्टम करता है, उसका एक एक अंग खोल के देखता है, उसी तरह से जो आत्मकथाकार है वह भी अपनी जिंदगी को बिल्कुल निर्ममता पूर्वक एक एक पहलू को खोलकर समाज के सामने रखता है। समाज ने उसे क्या दिया और क्या लिया जिससे वह बना। एक हिंदी के ही विद्वान है चंद्रभानु सोनवाड़े, वो कहते हैं कि आत्मकथा वह गद्य विधा है जिसमें लेखक अपने जीवन का संपूर्ण अध्ययन करता है तटस्थ होकर। और अब हम बात कर लेते हैं अंग्रेजी विद्वानों की। अंग्रेजी विद्वानों में शिपने ने टेक्निकल टर्म्स ऑफ वर्ड लिटरेचर नामक ग्रंथ में लिखा है भाई कि आत्मकथा और संस्मरण में मुख्य अंतर है कि आत्मकथा में चरित्र पर अधिक बल दिया जाता है, जबकि संस्मरण में बाहरी घटनाओं एवं वस्तुओं पर। जैसा कि मैं आपसे अभी पहले तो मैंने आपको बताया कि जो संस्मरण और आत्मकथा है इसमें इस प्रकार अंतर है। दूसरे विद्वान हैं कैसेल ने एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेन ऑफ लिटरेचर में बताया है कि भाई आत्मकथा व्यक्ति के जीवन का विवरण है जिसे वो स्वयं प्रस्तुत करता है। इसमें सत्य का सबसे अधिक समावेश होता है। तो आप देख रहे हैं ना, भारतीय विद्वान भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं और पाश्चात्य विद्वान भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि आत्मकथा में अपनी जिंदगी की सच्चाई होनी चाहिए, यानी सत्य का उसमें समावेश होना सबसे जरूरी है। तीसरी जो परिभाषा है यह भी बहुत चर्चित है, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेन में दी गई है कि आत्मकथा व्यक्ति के जिए हुए जीवन का ब्यौरा है। आत्मकथा क्या है? व्यक्ति के जिए हुए जीवन का ब्यौरा है जिसे वह स्वयं लिखता है, या वो जो ब्यौरा है वो लेखक के द्वारा स्वयं लिखा जाता है। तो आपकी समझ में आ गई होगी कि जो तो मैंने आपको भारतीय विद्वानों की परिभाषाएं बताई, पाश्चात्य की भी बताई। दोनों परिभाषाओं में एक बात पर विशेष जोर दिया है, आप ध्यान कर लेंगे इस बात को कि आत्मकथा में व्यक्तिगत ईमानदारी सबसे नंबर 1 पर है और वो अनिवार्य है, अपरिहार्य है, बहुत जरूरी है। अगर आत्मकथा में ऐसा नहीं होता है तो आत्मकथा नहीं रह जाती। अब हम देख लेते हैं कि इस आत्मकथा की कुछ विशेषताएं भी होती हैं जिनके आधार पर इसके स्वरूप को आप निर्धारित कर सकते हैं, तय कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले है आत्मविश्लेषण। मैंने बताया था कि आत्मकथा में लेखक अपनी अच्छाइयों और बुराइयों के साथ अपना विश्लेषण करता है, यानी अपने जीवन की जो आलोचना आप कह सकते हैं, इसको जो करता है बिना किसी भेदभाव के। ठीक है, आत्मकथा लिखना हर किसी के बस की बात नहीं है, उसके लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। और ये कलेजा आप देखेंगे पिछले 2-3 दशकों में दलितों द्वारा, आदिवासियों द्वारा और स्त्रियों द्वारा जो आत्मकथाएं लिखी जा रही हैं, वे आत्मकथाएं वास्तव में सच्ची और प्रामाणिक इसलिए हैं कि इन्होंने आत्मकथा लिखते समय कभी भी अपने जीवन को, अपने आप को माफ नहीं किया, वहीं समाज को भी माफ नहीं किया। दूसरा इसमें है आत्मालोचन। आत्मकथा में लेखक अपने जीवन के अनेक पहलुओं और घटनाओं को बहुत करीब से देखता ही नहीं बल्कि उनको जीता भी है, जिससे उसका जीवन बना और जिससे उसका जीवन बिगड़ा। तीसरा है समाज के ऐसे अनछुए पहलुओं से परिचय कराना।
यानी समाज ने लोगों को क्या दिया, लोगों ने समाज को क्या दिया, इसका पूरा हिसाब किताब अगर सच्चा दस्तावेज कोई है तो वो केवल आत्मकथा होती है। आत्मकथा के द्वारा समाज के उन अनछुए पहलुओं को पता चलता है जिसे कोई नहीं जानता। आगे इसमें एक चीज और है, आप ध्यान दीजिए कि आत्मकथा में दर्द भी होता है और दवा भी होती है। आत्मकथा में लेखक अनेक विसंगतियों को उजागर करता है जिससे समाज में उन्हें दूर किया जाने का प्रयास भी करता है। यानी अगर मर्ज भी बताता है तो उसकी दवा भी बताता है, क्योंकि सच्चा व्यक्ति वही होता है जो किसी दर्द को बताए और उसकी दवा भी बताए। और दूसरा है, आगे का है इसमें देशकाल और वातावरण। आत्मकथा में लेखक का जो परिवेश होता है, सामाजिक परिवेश, राजनीतिक परिवेश, आर्थिक परिवेश, सांस्कृतिक परिवेश, मनोवैज्ञानिक परिवेश, साहित्यिक परिस्थितियां जितनी भी हैं वो सारी चीजें एक एक करके आत्मकथा में आपको दिखाई देंगी। एक सबसे महत्वपूर्ण बात होती है आत्मकथा में, होती तो सभी विधाओं में है, लेकिन आत्मकथा की आप बात करेंगे तो वो है भाषा शैली। प्रत्येक आत्मकथा की भाषा शैली पात्र एवं वातावरण के अनुकूल होनी चाहिए। जैसे पात्र हैं, जैसा परिवेश है, भाषा भी उसी प्रकार की होनी चाहिए। जिस आत्मकथा की भाषा जितनी सहज, सरल एवं स्पष्ट होगी वह समाज पर उतना ही बेहतरीन प्रभाव डाल सकेगी और एक बेहतर समाज बनाने के लिए आपको संदेश भी देती है। आगे का है चरित्र चित्रण। आत्मकथा में लेखक स्वयं ही मुख्य किरदार होता है, मुख्य नायक होता है। उसे पूरी ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ अपनी आत्मकथा में प्रस्तुत करता है, क्योंकि अगर ईमानदारी नहीं रहेगी तो आत्मकथा का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अपने चरित्र का विश्लेषण करना चाहिए और ईमानदारी से आत्मकथा अधिक प्रामाणिक सिद्ध होगी। इसी पैमाने पर जो मैं अभी आपको बता रहा कि पिछले 2-3 दशकों में जो आत्मकथाएं लिखी गई वे सबसे अधिक प्रामाणिक हैं। आत्मकथा के अगर तत्वों की बात की जाए तो जाहिर सी बात है हर विधा के कोई न कोई तत्व होते हैं जिनसे उनका निर्माण होता है। तो तत्वों की बात की जाए तो आत्मकथा के जो तत्व हैं समस्त परिभाषाओं के आधार पर आप देखेंगे तो उसके कुछ तत्व भी निर्धारित किए गए हैं। और डॉक्टर शांति खन्ना के अनुसार वर्ण विषय है, इसमें सत्यता होनी चाहिए, चरित्र चित्रण है, ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ आत्मकथा के लेखक को खड़ा होना चाहिए। देशकाल और वातावरण यानी जो परिवेश है उसके समस्त पहलुओं को हूबहू आत्मकथा में उतारना चाहिए। उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए और भाषा सहज और सरल होनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि मैंने आपसे चर्चा की और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हिंदी आत्मकथा को अगर देखें तो कितने प्रकार की होती है। वो है सबसे पहली है धार्मिक आत्मकथाएं, जैसे प्रवासी की आत्मकथा यानी स्वामी दया सन्यासी आदि लोगों ने लिखी। राजनीतिक आत्मकथाएं भी लिखी गई, बहुत सारी लिखी गई हैं। माता प्रसाद जी की आत्मकथा है जो बहुत चर्चित 21वीं सदी के बहुत चर्चित दलित साहित्यकारों में से गिने जाते हैं। वे राजनीतिक भी रहे और साहित्यकार भी रहे, ये उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता है। तो उनकी जो आत्मकथा है झोंपड़ी से राजभवन तक आदि। कलात्मक आत्मकथाएं भी इस समय लिखी गई, गुलाब राय की जैसे हमारे जीवन की असफलताएं आदि। और आधुनिक प्रामाणिक एवं चर्चित आत्मकथाओं की अगर बात करें तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की हैं, क्या है जूठन, और अक्करमाशी शरण कुमार लिम्बाले की। इसी तरह से अनेक आत्मकथाएं हैं। मुर्दैया है तुलसीराम जी की, मणिकर्णिका भी तुलसीराम जी की है, सूरजपाल चौहान की तिरस्कृत है, और कौशल्या वैशंतरी की है दोहरा अभिशाप, शिकंजे का दर्द है सुशीला टाकभोरे की। इस तरह से अन्य आत्मकथाएं हैं। तो अब मैं आपसे थोड़ी सी चर्चा यहां कर लेता हूं कि मुर्दैया तथा स्कूली जीवन में क्या फर्क है। तो मुर्दैया तथा स्कूली जीवन जो आत्मकथा है ये वाला प्रसंग, इस पर हम विशेष ध्यान देते हैं क्योंकि ये स्नातक के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है।
वैसे अगर बात की जाए तो मुर्दैया का जो पहला भाग है, जो मुर्दैया के नाम से है, वो प्रकाशित हुआ 2010 में, और इसका दूसरा भाग माणिक कर्णिका है जो 2014 में प्रकाशित हुआ। और इस आत्मकथा की जो पूरा परिवेश है वो है गांव धर्मपुर है और जिला आजमगढ़ है। पूरी मुर्दैया की आत्मकथा की अगर बात करें तो 7 भागों में विभाजित है। पहले में है भुतही पारिवारिक पृष्ठभूमि, दूसरे में मुर्दैया तथा स्कूली जीवन, तीसरे में अकाल में अंधविश्वास और मुर्दैया के गिद्ध तथा लोक जीवन, और 5वें में भुतनिया नागिन, और 6ठे में है चलें बुद्ध की ओर, 7वें में आजमगढ़ में फाका कशी। और मुर्दैया का यहाँ लोगों ने तरह तरह के अर्थ लिए हैं। एक यह मुर्दैया शब्द का जो अर्थ लिया है वह है मूर्त और हिया। मूर्त माने निष्प्राण, हिया माने हृदय, अर्थात ऐसा मनुष्य जिसके हृदय में कोई उमंग या उत्साह न हो। दूसरा लोग ये भी लगाते हैं कि मुर्दैया शब्द का जो अर्थ होगा जहां मुर्दों का दहन होता है, अर्थात शमशान। तो मैं अगर बहुत संक्षेप में अगर आपसे बात करूं तो यह दलित साहित्यकार तुलसीराम जी की आत्मकथा है। इसमें लेखक ने अपने जीवन के भोगे हुए सच्चे यथार्थ की प्रस्तुति की है, जिसमें बचपन से लेकर इंटर तक की शैक्षणिक सामाजिक यात्रा का अनुभवजन्य वर्णन किया है। अब हम एक नज़र डाल लेते हैं इसके जो दूसरा भाग है, जिसे विशेष रूप से मैंने आपसे बातचीत करने के लिए रखा है, मुर्दैया तथा स्कूली जीवन। स्कूल ले जाने से पहले पिता जी गांव के अम्बिका पांडे के पास साहित्य यानी शुभ दिन का मुहूर्त पूछने गए। अम्बिका पांडे शादी विवाह से लेकर फसल बोने तक, काटने तक की शायद बताने के लिए मशहूर थे। उनकी इस विधा का रहस्य यह था कि उनके पास एक लंबी चौड़ी वाली एक पुस्तिका होती थी जिसे पत्रा कहते थे। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें इन्होंने बताया है कि जो पंडित जी थे उनके पास एक पत्रा होती थी और वो बनारस से ले जाते थे और वो हमेशा सभी से छुपा के रखते थे, यहाँ तक कि अपने लोगों से और विशेष रूप से दलितों से भी छुपा के रखते थे। और इस तरह से जो हिंदू रीति रिवाज के अनुसार मेरे पिताजी ने पूछा तो उन्होंने वो मंगलवार दिन शुभ बताया। और ये इस प्रकार आप देखेंगे कि ये धार्मिक अंधविश्वास की जो परंपरा है कितनी लंबी है। उसके बाद बताते हैं कि जब तुलसीराम जी स्कूल में गए तो वहाँ के जो अध्यापक थे दलित बच्चों को सबसे पीछे टाट की पट्टी पर बिठाते थे और वो बताते थे कि आपको अगर कहीं जाना है तो आपको खड़े होकर के मुझे बताने जाना होगा कि कहाँ जाना है। यानी न छूते थे और न उनको आगे और बच्चों को, और बच्चे भी जो स्कूल में पढ़ते थे वे बच्चे भी उनसे बहुत दूरी बना के रखते थे। और ये हालत हो गई थी स्कूल की। तुलसीराम जी ने अपनी इस आत्मकथा में लिखा है मुर्दैया तथा स्कूली जीवन में कि स्कूल में जो दलित बच्चे थे अगर थोड़ी सी भी गलती करते थे तो उनको जाति सूचक शब्दों के साथ गालियां देते थे और पीटते थे। बच्चों में इतना भय व्याप्त हो गया था कि बहुत सारे बच्चे स्कूल जाना छोड़ दिए। तो आप देख रहे हैं कि जिन्हें गुरुकुल कहते हैं, जिन्हें इतनी पवित्र संस्थाएं माना जाता है, तो वहाँ किस तरह से दलित लोगों को शिक्षा से वंचित करने के सारे उपाय किए जाते रहे। और आज भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें बरकरार हैं। ये अलग बात है कि थोड़ी कम हुई हैं। तो इसमें तुलसीराम जी ने बताया है कि उनके साथ भी ऐसा ही होता था, तो उनका मन बहुत दुखी हो गया था, उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता था इसी प्रकार के भेदभाव के चलते। और इसमें बताते हैं कि ये भूत पिशाच और ये जादू टोना की जो परंपरा थी वो भी बताते हैं इसमें कि उनके घर में थी। कि बताते हैं उनकी दादी जो थी भूत पिशाच के पर विश्वास करती थी और बीमार होने पर उन्हीं जादू टोने के हिसाब से उनका इलाज किया जाता था। तो यहाँ 2-3 चीज़ें आप गौर करेंगे कि दलितों का सबसे ज़्यादा जो नुकसान किया है, सबसे ज़्यादा जो दलितों का विनाश किया है, ये जादू टोना, अंधविश्वास और जातिवाद, इन सारी चीज़ों ने किया है। अंधविश्वास ने तो ये हद कर दी है कि आज भी पढ़े लिखे लोग अंधविश्वास की मानसिक बीमारी से ग्रसित आपको मिलेंगे।
वे भी भूत पिशाच और जादू टोना में विश्वास करते हैं। तो तुलसीराम जी बताते हैं कि उनकी दादी जो थी वो किस तरह से उनको भूत पिशाच के बारे में बताती थी कि ऐसे ये होता है और इस तरह से ये होता है। और इसके बाद आप बात करेंगे, कुछ लोग, तुलसीराम जी ने ये भी बताया है कि जब बच्चे पास हो जाते थे तो जिन दलित बच्चों के पास कराई की फीस नहीं होती थी, जिसे गुरुदक्षिणा आप कह सकते हैं, वो नहीं होती थी, तो उन दलित बच्चों को जो अध्यापक हैं वो मारते पीटते थे। हालांकि यहाँ यह भी तुलसीराम जी ने बताया है कि कुछ ऐसे सामान्य संवर्ग के ऐसे भी साथी रहे जो इसका विरोध करते थे कि यह गलत है। तो कहना न होगा कि दलितों का जो जीवन है जादू टोना और जंतर मंत्र ने सबसे अधिक बर्बाद किया है। विक्टोरिया बताते हैं कि इसमें विक्टोरिया नाम की कोई भूत पिशाचिन रही, उसी का इलाज करने के लिए बताते हैं इसमें जो खेल चलता था उनकी ज़िंदगी में, और किस तरह से ये जो दलित हैं पूरी के पूरे अंधविश्वास और धार्मिक क्रियाकलापों में उलझे हुए हैं, जिनको आज तक भी इससे मुक्ति नहीं मिली। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपसे चर्चा की और मैंने बातचीत की आपसे कि तुलसीराम की जो मुर्दइया है उसमें किस किस तरह की चीज़ें हैं, और ये मुर्दइया एक आत्मकथा नहीं है बल्कि भारतीय समाज की सच्चाई को बयां करने वाली आत्मकथा है। इसमें प्रारंभिक जीवन से लेकर अंतिम तक आप देखेंगे कि किस तरह से जो दलित समुदाय है उसका किन किन चीज़ों से उनका ज़िंदगी बर्बाद हुई, किन किन चीज़ों से आबाद हुई, ये सारी घटनाएं आपको इसमें देखने को मिलेंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों, फिर आगे मुलाकात होगी, आगे फिर एक नया वीडियो आपके लिए लेके आएंगे जो आपके पाठ्यक्रम से संबंधित। जो मैंने आपको उदाहरण दिए थे यह है सूरजपाल चौहान की संतृप्त और तुलसीराम जी की मुर्दइया, शिकंजे का दर्द सुशीला टाक भोरे की आत्मकथा है, और आपकी ये शरण कुमार लिम्बाले की अक्कर माशी, और शरद दया पवार जी के अछूत, और इसके बाद आप देखेंगे अपने अपने पिंजरे मोहनदास नेमिश राय की है।